प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। भारत के अंतर्गत प्रधान मंत्री एवं मंत्री परिषद। देखिए, जब हम लोग भारत के अंतर्गत संसदीय शासन प्रणाली का अध्ययन करते हैं और संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत हम लोग ये देखते हैं कि भारत के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री है वो क्या है, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री जो है सर्वोच्च होता है और ऐसी स्थिति के अंतर्गत भारत के अंतर्गत संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत ये प्रधानमंत्री सितारों के अंतर्गत चमकता चंद्रमा के समान है, अपने समकक्षों के अंतर्गत प्रथम है। प्रधानमंत्री राष्ट्र की धुरी है जिसके चारों ओर दुनिया चक्कर लगाती है, यानी मंत्रिमंडल रूपी चक्कर लगाते हैं। प्रधानमंत्री जो है देश की वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान है और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं जो भारत का प्रधानमंत्री है वो मूल रूप से शासन व्यवस्था का प्रमुख कर्ता धर्ता है। संविधान के आर्टिकल प्रधानमंत्री आर्टिकल 75 में कहा गया है कि भारत का प्रधानमंत्री जो है मंत्रिमंडल और दोनों आपस में मिलकर के शासन करेंगे, यानी कि प्रधानमंत्री देश की शासन प्रणाली में गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखें, जहां तक प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रश्न है, आर्टिकल 75(1) के अंतर्गत हम लोग देखें तो प्रधानमंत्री संसद के अंतर्गत जो बहुमत दल का नेता चुना जाता है उसको प्रधानमंत्री पद के ऊपर नियुक्त किया जाता है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री मूल रूप से जो है अपने नीति के लिए, निर्वाचन के लिए, देश की वक्तव्य के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है। प्रधानमंत्री की शक्तियों का हम लोग जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और शक्तियों और स्थिति के बारे में हम लोग देखें तो बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री जो है मूल रूप से जिन शक्तियों का प्रयोग करता है वो नंबर 1 पर आता है मंत्रिमंडल का निर्माता। प्रधानमंत्री सबसे पहले अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। मंत्रिमंडल का निर्माता अपने साथियों में से मंत्रिमंडल का निर्माण करता है, उसमें जूनियरिटी सीनियरिटी का ध्यान रखता है, वरिष्ठ और निम्न व्यक्ति का ध्यान रखता है। इसके अतिरिक्त जो है प्रधानमंत्री मूल रूप से जो है निम्न और उच्च के जाति धर्म भाषा के ध्यान रखता है। तो ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल के बीच जो है मूल रूप से प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। नंबर 2 आता है राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच कड़ी। राष्ट्रपति एवं मंत्री परिषद के बीच कड़ी। अगर कोई राष्ट्रपति के बीच में सेतु भी ओवरब्रिज का अगर कार्य करता है तो वो करता है प्रधानमंत्री। तो ऐसी स्थिति में वो कार्य करता है। नंबर 3 आता है सदन का नेता। सदन का नेता प्रधानमंत्री सदन का नेता होता है और सदन का नेता होने के कारण हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री जो है सदन में जो वक्तव्य देता है वो उसकी विदेश नीति का भी आधार होता है, यानी कि सरकार का वक्तव्य होता है। नंबर 4 आता है राष्ट्रीय नीति का निर्माता। राष्ट्रीय नीति का निर्माता प्रधानमंत्री राष्ट्रीय नीति का निर्माता होता है और देश की जो भी नीति बनेगी उसमें प्रधानमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट आता दल का प्रमुख नेता। प्रधानमंत्री जो है सरकार के अंतर्गत होने के साथ साथ दल का प्रमुख नेता भी होता है। दल की जो नीति है वो मूल रूप से उसी के नाम से
उसी के नाम से युद्ध लड़ा जाता है, उसी के नाम से देश के अंतर्गत चुनाव लड़ा जाता है। मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूं युद्ध का, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड हार रहा था। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को बनाया और प्रधानमंत्री ने जो है मूल रूप से एक अपने लीडरशिप बताई, इसलिए प्रधानमंत्री दल का नेता भी होता है और दलीय नीति के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री विदेश नीति का प्रवक्ता। प्रधानमंत्री विदेश नीति का प्रमुख प्रवक्ता होता है, नीति को देता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री प्रशासन की धुरी होता है। प्रधानमंत्री क्या होता है? प्रशासन की प्रमुख रूप से एक धुरी के रूप में कार्य करता है, धुरी होता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री जो मूल रूप से है प्रशासनिक रूप से भी धुरी का कार्य करता है। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री जो है मूल रूप से देश के अंतर्गत जो योजना आयोग है, प्लानिंग कमीशन, उसका भी अध्यक्ष होता है। प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, यानी कि क्या योजना बनेगी उसका भी आयोग का भी अध्यक्ष होता है। इसलिए प्रधानमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं देश की शासन प्रणाली में बच्चों प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और स्पेशली संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट आता है मंत्री परिषद। देखिए, जहां तक हम लोग मंत्री परिषद की बात करें और मंत्री परिषद के गठन की बात करें तो बच्चों मैं आपको बताऊं कि मंत्री परिषद क्या है और इसका गठन कैसे होता है। इसका हम लोग अगर विशेष रूप से अध्ययन करें तो आप लोग देखेंगे कि जो मंत्री परिषद है वो मूल रूप से जो है मंत्री परिषद का गठन एक कैबिनेट प्रधानमंत्री बनने के पश्चात जो है उसका गठन किया जाता है। और मंत्री परिषद क्या है? मंत्री परिषद राज्य रूपी जहाज का परिचालन करती है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत मैरियट ने कहा है कि मंत्रिमंडल, मैरियट ने क्या कहा है? मंत्रिमंडल, मैरियट ने कहा है कि मंत्रिमंडल की वह धुरी है जिस पर प्रशासन चक्र लगाता है, यानी कि जो भी विभाग बने हुए हैं उसके मुख्य कर्ता धर्ता कौन होते हैं? वो उसका मंत्री होते हैं। संविधान के आर्टिकल 74 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका का गठन करता है और उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि उसमें प्रधानमंत्री और जो मंत्रिमंडल है वो परामर्श के रूप में, कार्यपालिका के रूप में कार्य करते हैं। आर्टिकल 75 की जो बात की गई थी उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि मूल रूप से जो प्रधानमंत्री है वो 75 के अंतर्गत इसका चुना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं मंत्री परिषद की गठन की रचना और उसका कार्य, वर्किंग आवर्स को हम लोग देखें तो देखिए बच्चों, जो मंत्री परिषद है वो एक होती है कैबिनेट मंत्री, दूसरी होती है राज्य मंत्री और तीसरी होती है उप मंत्री, यानी कि 3 श्रेणियों के अंतर्गत मंत्री परिषद का गठन किया गया। शक्तियों के बारे में हम लोग देखें तो सबसे पहला आता है मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व है। सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व से तात्पर्य है कि मंत्रिमंडल एक साथ तैरता और एक साथ डूबता है। एक मंत्री ने कोई गलत वक्तव्य दे दिया मीन्स आपके सारे मंत्रियों का क्या होता है? गलत वक्तव्य होता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि मूल रूप से मंत्रिमंडल एक साथ कार्य करते हैं। नंबर 2 आता है गोपनीयता। मंत्री गोपनीयता, बजट का निर्माण करते हैं, बजट को लागू करते हैं, तो ऐसी स्थिति में रक्षा संबंधी, वित्त संबंधी, गृह संबंधी, आंतरिक नीतियों संबंधी मंत्री लोग गोपनीयता बनाए रखते हैं। संविधान के आर्टिकल 74 के अंतर्गत कहा गया है कि जो मंत्री परिषद है वो मूल रूप से राष्ट्रपति के सलाहकार के रूप में कार्य करेगी। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत मंत्री परिषद क्या करती है? राष्ट्रीय नीति निर्धारण के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राष्ट्र के नीति निर्धारण संबंधी जो भी कार्य होता है तो मंत्री परिषद उसके अंतर्गत भूमिका निभाती है। नेक्स्ट आता है व्यवस्थापन संबंधी कार्य। संसद के अंतर्गत कोई भी
व्यवस्थापन संबंधी कार्य। संसद के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कोई भी कार्य किया जाता है तो उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि मंत्री परिषद मूल रूप से आपस के अंतर्गत अधिवेशन बुलाना है, सत्र को आहूत करना है, वाद विवाद करना है, विचार विमर्श करने हैं, तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है। आपातकाल की घोषणा करना, मंत्री परिषद अगर लिखित रूप में कोई देती है राष्ट्रपति को, तो आपातकाल की घोषणा के अंतर्गत हम लोग देखते हैं मंत्री परिषद की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट आता है कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। आर्टिकल 53 के अनुसार हम लोग देखें तो मूल रूप से जो मंत्री परिषद है वो मूल रूप से जो कार्यपालिका है, विभिन्न जो मंत्रियों के विभागों के जो अध्यक्ष है वे अपने अपने विभागों का संचालन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय कार्यपालिका पर भी वो सर्वोच्च नियंत्रण रखते हैं। मंत्रिमंडल का समन्वयित कार्य, यानी कि मंत्रिमंडल आपस में समन्वय करती है, कोऑर्डिनेशन करती है। विदेश नीति का संचालन, भारत के अंतर्गत वैदेशिक संबंधों का संचालन है वो मंत्री परिषद के द्वारा संचालित किया जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि मंत्री परिषद की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है शासन व्यवस्था के अंतर्गत। नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम या लोकसभा और राज्यसभा। हम लोग लोकसभा और राज्यसभा की अगर बात करें तो आप लोग देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा का गठन कैसे हुआ, जिसे हम लोग कहेंगे संसद। संसद के दो सदन है बच्चों, एक का नाम है लोकसभा और दूसरी का नाम है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। देखिए भारत की संसद संप्रभु क्यों है? सबसे पहले हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि पार्लियामेंट्री जो सिस्टम बना हुआ है उसके अंतर्गत जो है भारत की संसद सर्वोच्च क्यों है? भारत की संसद के बारे में हम लोग देखें तो भारत के अंतर्गत लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का निर्माण किया गया है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखें भारत की संसद को, तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में समस्त शक्तियां जो है वो मूल रूप से इसको केंद्र को प्रदान की गई है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि भारत की संसद अपने बहुमत के रहते हुए सब कुछ कर सकती है। लेकिन क्या संसद संप्रभु है? मेरा ये मानना है कि जो लिखित संविधान है, संघात्मक शासन प्रणाली है, संविधान में संशोधन है, न्यायिक पुनरावलोकन है, तो ऐसी स्थिति में कुछ बातों के अंतर्गत भारत की संसद सर्वोच्च है। लेकिन अगर कोई संविधान की भावनाओं के विपरीत कोई कानून बन जाता है तो भारत की संसद सर्वोच्च नहीं है, बल्कि जो सर्वोच्च है वो यहाँ की जो है संविधान सर्वोच्च यानी कि संसद। नंबर 1 पर पढ़ते हैं हम लोग लोकसभा। देखिए लोकसभा को हम लोग कहते हैं निम्न सदन, और लोकसभा जो जनता का प्रतिनिधित्व करती है और इसके सदस्य जो है वयस्क मताधिकार प्रणाली के आधार पर निर्वाचित किए जाते हैं। लोकसभा का जो संगठन है, संगठन की हम लोग बात करें तो इसके सदस्यों की योग्यता में वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष हो, वह पागल दिवालिया नहीं हो, वह सरकारी लाभ के पद पर नहीं हो, वही व्यक्ति जो है लोकसभा का सदस्य बन सकता है। कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष निश्चित किया गया है, 5 वर्ष। और 5 वर्ष से तात्पर्य यह है लोकसभा के कि बच्चों अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है 5 वर्ष से पूर्व अगर संसद जो है मान लीजिए खत्म होता है तो अगर कोई बहुमत नहीं है तो उसे राष्ट्रपति की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति पद मुक्त कर देगा। सदस्य संख्या, देखिए लोकसभा की जो वर्तमान सदस्य संख्या है वो 545 है सदस्य संख्या, और अधिकतम सदस्य संख्या है वो 552 हो सकती है। और ये आर्टिकल जो है आपके 82 के अंदर स्पष्ट किया गया है। अतः लोकसभा का सदस्यों का निर्वाचन जो है प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचन होगा। ऐसी स्थिति के अंतर्गत गणपूर्ति की बात करें तो 10 सदस्य गणपूर्ति के लिए 1/2
10 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। अधिवेशन, लोकसभा का अधिवेशन राज्यसभा के साथ शुरू होता है और अधिवेशन वर्ष में 2 बार होना अत्यंत आवश्यक है। अधिवेशन, और इन अधिवेशन में क्या है, 6 माह से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। पदाधिकारी, पदाधिकारी के बारे में बच्चों आपको मैं बताऊं, पदाधिकारी पार्लियामेंट कॉमन सभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है और अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष मूल रूप से सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखता है और सदन की सदस्यता को आहूत करता है। लोकसभा की शक्तियों के बारे में अगर अपन देखें, शक्तियां, तो लोकसभा की शक्तियां क्या क्या है, शक्तियों के बारे में हम लोग देखें तो भारतीय संसद के दोनों सदनों में से जो लोकप्रिय सदन है वो लोकसभा है, और लोकसभा जो है उसके अंतर्गत जो है मूल रूप से शक्तियों का काम जो संचालन करती है, उसमें विधायी शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां हैं, कार्यपालिका शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां हैं, निर्वाचन संबंधी शक्तियां हैं, जनता की शिकायतों को दूर करने की शक्तियां हैं। तो अगर हम लोग सबसे पहले विधायी शक्ति को लें तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषय हैं, उन पर कानून बनाने का जो अधिकार प्राप्त है वो केंद्रीय सरकार को है, और दोनों सदन किसी भी विधेयक पर, कानून बनाने पर पृथक पृथक बहुमत से बहुमत पारित कर देते हैं तो उसे कानून बना सकती है। नंबर 2 पर आता है वित्तीय शक्तियां। देखिए, लोकसभा में सबसे पहले बजट प्रस्तुत किया जाएगा, राज्यसभा में नहीं किया जाएगा। राज्यसभा केवल बजट को, जो भाषण है या उसका प्रस्ताव है, उसको 14 दिन तक रोक सकती है। अगर वह 14 दिन प्रस्ताव भी पारित नहीं करती है तो वह स्वतः पारित समझा जाएगा। तो वित्तीय मामलों में जो है हमेशा कॉमन सभा यानी कि लोकसभा अधिक शक्तिशाली है। कार्यपालिका शक्तियों की बात करें तो कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत बच्चों जो मंत्रीगण हैं उनसे प्रश्न पूछना, पूरक प्रश्न पूछना, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा पार्लियामेंट के सदस्य जो है आपके मंत्रियों पर नियंत्रण रखते हैं। संविधान संशोधन की शक्ति, देखिए बच्चों, संविधान संशोधन के आर्टिकल 368 की अगर अपन बात करें तो संविधान के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था की गई है कि संसद 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके पृथक पृथक कोई भी संविधान के अंतर्गत संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट आता निर्वाचन संबंधी शक्तियां। लोकसभा जो है भारत के राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा के अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का निर्वाचन भी करती है। तो इस दृष्टि से हम लोग देखते हैं कि भारत की जो लोकसभा है वो अधिक शक्तिशाली है और कॉमन सभा यानी कि जो राज्यसभा है वो उच्च सदन बनाया गया है वो कम शक्तिशाली है। नेक्स्ट आता है बच्चों राज्यसभा। देखिए, जहां तक हम लोग राज्यसभा की बात करें तो भारत की राज्यसभा जो है वो उच्च सदन है और ये दूसरा सदन है, और इस दृष्टि से हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा का जो संगठन है वो मूल रूप से 250 जो है अधिकतम सदस्य संख्या घोषित की गई है, लेकिन वर्तमान के अंतर्गत जो है 245 सदस्य हैं। तो इसके अंतर्गत कला, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान के अंतर्गत जो पारंगत हो उनको 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राज्यसभा का संगठन का देखें तो वे भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 30 वर्ष हो, वे सरकारी लाभ के पद पर नहीं हो, वे पागल दिवालिया नहीं हो। इस दृष्टि से हम लोग देखते हैं राज्यसभा। निर्वाचन को हम लोग देखें तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभाओं के द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा इनका निर्वाचन होता है। कार्यकाल की अगर अपन बात करें तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है, लेकिन प्रति 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह 1/3 सदस्य नए पद ग्रहण करते हैं। राज्यसभा का जो पदाधिकारी देखें तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। गणपूर्ति के लिए देखें
तो गणपूर्ति के लिए 1/10 सदस्य उपस्थित होना आवश्यक है, यानी कि 250 में से 25 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। अधिवेशन को हम लोग देखें तो राज्यसभा का अधिवेशन जो है वर्ष में 2 बार होना अत्यंत आवश्यक है। वो लोकसभा के साथ प्रारंभ होता है और इसके अलावा जो है एक अधिवेशन में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राज्यसभा की शक्तियों के बारे में देखें तो इसकी जो विधायी शक्तियां हैं, कार्यपालिका शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां, निर्वाचन संबंधी शक्तियां हैं और जो है दूसरी जो अवशिष्ट शक्तियां हैं जिसमें अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित और राज्य की सीमाओं को बदलने की शक्ति है। ये 2 महत्वपूर्ण शक्तियां केंद्र राज्यसभा के पास में, लोकसभा के पास में नहीं है। जहां तक विधायी शक्तियों का हम लोग पूछें, प्रश्न करें तो राज्यसभा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची पर किसी भी विषय के ऊपर सदन के अंतर्गत विधेयक बना सकती है, उसको प्रस्ताव के लिए रख सकती है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखें कि राज्यसभा विधेयक को पहले रख सकती है और लेकिन उसका पृथक पृथक बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित होना अत्यंत आवश्यक है। वित्तीय शक्तियों के बारे में हम लोग देखें तो राज्यसभा की वनस्पत लोकसभा के पास वित्तीय क्षेत्र में एकाधिकार प्राप्त है और वित्तीय क्षेत्र में लोकसभा अधिक शक्तिशाली है न कि कॉमन सभा। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखें कि लोकसभा जो है अधिक शक्तिशाली, लेकिन राज्यसभा किसी भी वित्त विधेयक को 14 दिन के लिए रोक सकती है। संविधान संशोधन की शक्ति को देखें तो संविधान के आर्टिकल 368 के अनुसार हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा जो है संविधान में संशोधन कर सकती है। संविधान के अलावा जो कार्यपालिका शक्ति है वो मंत्रियों से प्रश्न पूछना, पूरक प्रश्न पूछना, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव का प्रस्ताव भी लोकसभा के साथ रख सकती है। राज्यसभा को कुछ विशेष शक्तियां आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312। 249 के अंतर्गत है कि राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करके राज्य सूची पर अगर कोई राष्ट्रीय महत्व का विषय तो उस पर कानून बना सकती है। और आर्टिकल 312 को देखें तो अखिल भारतीय सेवाओं के ऊपर जो कानून बनाना है तो उस पर राज्यसभा कानून बना सकती है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं राज्यसभा की जो है महत्वपूर्ण स्थिति बनी हुई है। तो हम लोग भारत की पार्लियामेंट्री सिस्टम का अध्ययन करें तो भारत की संसद के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है और इन 2 सदनों के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि दोनों सदन मिलजुल करके आपस के अंतर्गत जो है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का संचालन करते हैं। नेक्स्ट आता हमारा क्वेश्चन, वो आता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। देखिए, हम लोग सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो आप लोग देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय, मैं आपको एक कोटेशन देता हूं, बच्चों ध्यान से सुनना। कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा है कि भारत के संविधान का भावी स्वरूप न्यायपालिका पर निर्भर करेगा। इसीलिए किसी भी स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का होना अत्यंत जरूरी है। प्रोफेसर गार्नर ने कहा है कि किसी भी देश का शासन कार्यपालिका के बिना चल सकता है, व्यवस्थापिका के बिना चल सकता है, किंतु न्यायपालिका के बिना नहीं चल सकता। अगर न्यायपालिका ने अपना स्थान खो दिया तो मानो नमक ने अपना स्वाद खो दिया। स्वतंत्र और सभ्य समाज की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका एक सुरक्षा प्रहरी के रूप में कार्य करती है और अगर न्याय का दीपक बुझ गया तो वो अंधेरा कितना घनघोर होगा इसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। स्वतंत्रता से पूर्व और प्राचीन काल की व्यवस्था को हम लोग देखें तो राजा महाराजाओं का, निरंकुश शासकों का शासन था, जहां पर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका शासन की तीनों शक्तियां एक व्यक्ति के हाथों में निहित थी। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात और जो मूल रूप से देश के अंतर्गत कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की सुरक्षा के लिए मैं आपको बताऊं कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष
न्यायपालिका की परिकल्पना की गई थी। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं जो भारत के अंतर्गत संघात्मक शासन प्रणाली को सुरक्षित रखने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की गई है, जिसमें संविधान की सुरक्षा का दायित्व न्यायपालिका को प्रदान किया गया है और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका उसके अधीन की गई है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखें सबसे पहले न्यायाधीशों का संगठन। तो न्यायाधीशों का संगठन जो है वर्तमान के अंतर्गत जब अपना देश के अंतर्गत संविधान बना तो उस समय 7 न्यायाधीश थे, फिर 1960 के अंतर्गत 14 न्यायाधीश थे और वर्तमान के अंतर्गत इसके अंतर्गत जो है 26 न्यायाधीश है, 25 + 1 मुख्य न्यायाधीश होता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत संविधान के अंतर्गत जो है आर्टिकल 124 के अंतर्गत जो है न्यायाधीशों की जो मूल रूप से जो है संख्या निर्धारित की गई है, न्यायाधीशों की संख्या या संगठन संख्या जो है 26 न्यायाधीश। न्यायाधीशों की नियुक्ति का तरीका नियुक्ति है ऐसा कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश रह चुके हैं वो मूल रूप से संविधान के आर्टिकल 124 में ही व्यवस्था की गई है कि जो उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश रह चुके हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे या उनको वरिष्ठता के आधार पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। गणपूर्ति का हम लोग देखें तो संविधान पीठ से संबंधित कोई कार्य हो तो 5 न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है और उसके पश्चात ही उस पर निर्णय लिया जाता है। न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में बच्चों अगर अपन बात करें तो मैं आपको कहूंगा योग्यताओं के बारे में कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह भारत के 1 या 1 से अधिक उच्च न्यायालयों में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो या 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो और राष्ट्रपति की दृष्टि में एक पारंगत विधिवेता होना चाहिए। न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष का है और 65 वर्ष के पश्चात वे सेवानिवृत्त हो जाता है। न्यायाधीशों को पद से अगर हटाया जाना है तो आर्टिकल 124 के अंतर्गत स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि भ्रष्टाचार, चरित्र पर कोई ब्लेम या कोई गंभीर आरोप हो तो महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा अलग अलग बहुमत से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके भारत के जो है न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत लेकिन अभी तक ऐसी स्थितियां बहुत कम बनी है कि भारत के न्यायाधीशों को मूल रूप से हटाया गया हो। नेक्स्ट आता है हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शक्तियां। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शक्तियों को हम लोग देखें तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है एक अभिलेख न्यायालय के रूप में अभिलेख न्यायालय आर्टिकल 129 अभिलेख न्यायालय की अगर अपन बात करें तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है और अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य यह है कि जो कार्य किया गया है प्राचीन काल के अंतर्गत जो न्यायिक निर्णय है, जो टीकाएं हैं, जो कार्यविधि है उसके रूप में कार्य करता है। नंबर 2 पर आता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की अगर अपन बात करें तो हम लोग देखते हैं कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 131 की बात करें तो भारत सरकार वे 1 या 1 से अधिक राज्यों के बीच में विवाद, संघ तथा राज्यों के साथ कुछ राज्य, दूसरी तरफ 1 या अधिक राज्य, तीसरा मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई विवाद हो तो आप सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत डायरेक्ट शरण ले सकती हो। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इन बातों का जो है राज्यों के अंतर्गत विवादित आता है। नेक्स्ट आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार अपीलीय क्षेत्राधिकार को हम लोग देखते हैं आर्टिकल 131 से लेके 136 को हम लोग पढ़ें तो आप लोग देखेंगे कि 131 से 136 तक संवैधानिक मामले, दीवानी मामले, फौजदारी मामले
और विशिष्ट पुनर्विचार, यानी कि उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे कि ये विवाद संविधान की व्याख्या से संबंधित है तो उच्चतम न्यायालय में अपील की जाएगी। दीवानी मामलों के अंतर्गत जो है 20,000 रुपए से अधिक का कोई विवाद है तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाएगी। और फौजदारी मामलों में कोई मृत्युदंड से संबंधित कोई अपील है तो डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत अपील की जा सकती है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं जो है विशिष्ट पुनर्विचार का तात्पर्य यह है कि आर्टिकल 136 के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इसे जो है 136 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय स्व विवेक से भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में न्यायाधिकरण में जो कार्यवाही चल रही हो तो उसको अपने जो है उच्च न्यायालय के विरुद्ध निर्णय को वो विशिष्ट पुनर्विचार के लिए बुला सकता है। और नेक्स्ट आता है नंबर 4 पर परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार की हम लोग बात करें तो आप लोग देखेंगे कि आर्टिकल 143 के अंतर्गत भारत का जो राष्ट्रपति है वो मूल रूप से परामर्श संबंधी कार्य करता है। राष्ट्रीय महत्व के विषय के अंतर्गत वह अपना निर्णय जो है परामर्श मांग सकता है। और मैं आपको बता दूं कि 1993 के अंतर्गत बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया था तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा था। कावेरी जल विवाद के संदर्भ में भी परामर्श मांगा गया था। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखें जो मूल रूप से ये सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय संबंधी देखें तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक देश का संविधान का संरक्षक है, देश का संरक्षक है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका से जो बैलेंस है संविधान के अंतर्गत जो संतुलन बनाए रखता है उसके अंतर्गत मूल रूप से उसकी भूमिका होती है। अतः हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र और निष्पक्षता के साथ संविधान की संरक्षक के रूप में कार्य करती है। थैंक यू।